नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा में मानसून सत्र का आगाज 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। विधेयक अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। वहीं सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। विधानसभा में मानसून सत्र का आगाज 22 जुलाई से 26 जुलाई तक चलेगा मानसून सत्र। विधेयक अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। 22 से 26 जुलाई तक चलेगा बजट सत्र। विधेयक अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। 22 जुलाई से छत्तीसगढ़ के विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है। 26 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलेगा, जिसमें अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी। मानसून सत्र के आगाज के साथ ही साथ सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी में विपक्ष, वहीं सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस और तमाम दल। मानसून के सीजन के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। 22 जुलाई से 26 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलने वाला है, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। विधेयक से लेकर अनुपूरक बजट और छत्तीसगढ़ से जुड़े कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ सकते हैं। सरकार को घेरने की तैयारी में कांग्रेस। विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद विष्णुदेव साय सरकार का यह पहला मानसून सत्र होगा। देखना यह होगा कि जनता की मांगों को लेकर इस बजट में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अनुपूरक बजट में जनता से जुड़ी कई योजनाओं पर हो सकती है चर्चा, साथ ही हो सकती है कई घोषणाएं। और इसी खबर पर हमारे साथ रायपुर से संवाददाता मनोज शुक्ला जुड़ चुके हैं। जी मनोज, जिस तरह से विधानसभा के सत्र का आगाज हो चुका है, 22 जुलाई से 26 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलने वाला है, क्या कुछ खास इस सत्र में होने वाला है? जी आपको बता दूं कि आज से विधानसभा सत्र शुरू हुआ है। ये 26 जुलाई तक चलेगा और ये मानसून सत्र बहुत ही हंगामेदार होना है। इसका प्रमुख कारण है कि कांग्रेस जो विपक्ष में बैठी हुई वो सवालों का अंबार लगाने के प्रयास करेगी और पहले से ही कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर रखी है। और वहीं बात करें सरकार की, तो सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इसमें आपको बता दूं कि कांग्रेस के जो मुद्दे हैं वो स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दे, कानून व्यवस्था को लेकर, बलौदा बाजार हिंसा को लेकर और नक्सली हमले को लेकर, इन तमाम बातों को लेकर जो लगातार जो है कांग्रेस जो है सरकार पर सवालिया निशान खड़े करती थी। और ये सब मुद्दे जो है आज से जो शुरू हो रहा है विधानसभा सत्र, मानसून सत्र, उसमें ये मुद्दे बहुत जोर शोर से कांग्रेस उठाने का प्रयास करेगी। जी बिल्कुल, तो 22 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक ये मानसून सत्र चलने वाला है। इस मानसून सत्र में विधेयक से लेकर अनुपूरक बजट पर भी चर्चा हो सकती है। ऐसे में उम्मीद ये भी की जा रही है कि राज्य में तमाम योजनाओं का जिक्र भी हो सकता है और राज्य की जनता के लिए कई नई घोषणाएं भी सामने आ सकती हैं। अब देखना ये होगा कि अनुपूरक बजट में क्या कुछ नई सरकार जनता के लिए लेकर आती है। लेकिन इस पूरे मामले में मानसून सत्र के दौरान कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है सत्ता पक्ष को घेरने को लेकर। हमारे साथ मनोज लगातार बने हुए हैं। जी मनोज, विधेयक को लेकर चर्चा निकलकर सामने आ सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की जिस तरह की तैयारी है, ऐसे में कांग्रेस की तरफ से किस तरह के तीखे वार सामने आ सकते हैं और अनुपूरक बजट को लेकर जनता की क्या उम्मीदें हैं? जी प्रियंका, आपको बता दूं प्रियंका कि आज ही अनुपूरक बजट पेश होने वाला है। और ऐसे में वहीं विपक्ष की बात करें तो ऐसा देखने में या सुनने में नहीं लग रहा है कि विपक्ष जो है विधानसभा का ये मानसून सत्र चलने देगी, इसलिए कि विपक्ष पूरी तैयारियों से आया हुआ है। और ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं विपक्ष जो है अपने मुद्दों को सरकार का प्रयास करेगी, सरकार के ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करेगी। और वहीं सरकार की बात करें तो सरकार भी अपनी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी तैयारी के साथ आई है और
वो आज की जो सत्र की बात कर ले तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने विभागों का पक्ष रखेंगे और राजस्व मंत्री शंकरराम वर्मा अपने विभागों के बारे में जानकारी देंगे। साथ ही साथ वन मंत्री केदार कश्यप जो इस समय संसदीय कार्य मंत्री बन चुके हैं वो भी अपने विभागों की जानकारी देगी। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा भी लगता है कि विपक्ष जिस हिसाब से तैयारी करके आया है, विपक्ष जिस हिसाब से विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधता आया है मुद्दों को लेकर, कानून व्यवस्था को, सबसे बड़ी बात कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस जो है घेरने का प्रयास निश्चित रूप से करेगी। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा किया जाना है, इसकी तैयारी हो चुकी है। कांग्रेस की तरफ से लगातार कोशिश जरूर की जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की तरफ से पहला मानसून सत्र में अनुपूरक बजट निकल कर सामने आ रहा है। इससे पहले एक बजट आ चुका है सरकार का। जनता अब इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें जता रही है? जी प्रियंका, आपको बता दूं कि जो अनुपूरक बजट है कहीं न कहीं उसको सरकार चाहेगी कि वो बजट पारित करा लिया जाए, लेकिन वहीं बात करें विपक्ष की तो ऐसा नहीं देखने में लग रहा है कि विपक्ष जो है चाहेगा कि वो अनुपूरक बजट पास हो पाए। विपक्ष अपनी बातें पहले मनवाने का प्रयास करेगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि विपक्ष अभी 24 तारीख को बड़ा प्रदर्शन विधानसभा का घेराव करने के विपक्ष में है, तो ऐसे में नहीं लगता कि किसी भी प्रकार का बजट इस मानसून सत्र में कोई भी प्रस्ताव सरकार की तरफ से पास होना ये ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है। जी बिल्कुल मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद अगली खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप सहित समिति के तमाम सदस्य मौजूद रहे। तो रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक थी जिसमें कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा भी की गई। डिप्टी सीएम अरुण साव भी इस बैठक में रहे मौजूद। अगली खबर रायपुर से है, जहां राज्य में कानून व्यवस्था पर बढ़ते सियासी तनाव के बीच उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने 6 महीने के आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों के आधार पर उन्होंने नक्सलवाद से बेहतर तरीके से निपटने का दावा करते हुए कहा कि अगर कांग्रेस के कार्यकाल में किसी का केस दर्ज नहीं हुआ और बचा है तो उस पर भी मामला दर्ज किया जाएगा। तो डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने 6 महीने के आंकड़े जारी करते हुए नक्सलवाद पर नया आंकड़ा पेश किया है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि कांग्रेस के समय में यदि किसी पर केस छूट गया है तो बीजेपी की सरकार में उसे भी नहीं बख्शा जाएगा। विगत सरकार में उसके आंकड़े हैं, उसकी जानकारी है कि लोगों ने कांग्रेस की उस सरकार में, भूपेश बघेल जी जब मुख्यमंत्री थे उस सरकार में उन्होंने आवेदन किए, एफआईआर नहीं हुआ। फिर ये नई सरकार आई, तब ये कहा गया कि लोगों की पीड़ा सुननी है, एफआईआर करना है और करके एफआईआर करके लोगों के लिए काम करना है। एफआईआर को रोककर आंकड़ों के खेल नहीं खेलना है। एफआईआर को रोककर आंकड़ों के खेल नहीं खेलना है, ये बहुत स्पष्ट तौर पे कहा गया। उसके उदाहरण भी हैं। मैं आपसे उसमें एक बात कहना चाहता हूं, जैसे बिलासपुर के एक पूर्व महामंत्री हैं कांग्रेस के, अकबर खान, उनकी गुंडागर्दी से लोग परेशान थे। उसका वीडियो भी है मेरे पास, मैं वो भी अभी आपको जारी कर दूंगा, वो भी आपको दिखा दूंगा। और उस समय जनवरी 2022 में उन्होंने आवेदन किया, एफआईआर नहीं लिया गया उनका। वो एक प्रकरण हुआ था जो भूमाफिया का, आप सब के ध्यान में भी होगा। उनकी उसके बाद अपराध हुआ, अपराध कायम किया गया और गिरफ्तारी की गई। ये 2024 में नई सरकार बनने के बाद। ऐसे ही एक और अपराध है उन्हीं के खिलाफ, वही अकबर खान के खिलाफ, जिसमें भी जनवरी 2022 में आवेदन किया गया, अपराध दर्ज नहीं किया गया। अभी जाकर के उस व्यक्ति के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। खबर कवर्धा से है, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा ने बूढ़ा महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही भोरम देव पदयात्रा में शामिल होकर भक्तों के संग बम बम भोले के नारे लगाए गए। डिप्टी सीएम और विधायक विजय शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर से आने वाले कांवड़ियों का मंदिर परिसर में स्वागत। एसपी कलेक्टर आरती
करेंगे। अगले सोमवार को वे खुद मंदिर में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री ने यह भी बताया कि कांवड़ियों को कवर्धा से अमरकंटक जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। धर्मनगरी है, कवर्धा में परंपरा है, बूढ़ा महादेव और भगवान भोरमदेव महाराज दोनों का आशीर्वाद कवर्धा के जन जन पर बना रहे। आज सावन सोमवार के पहले सोमवार को मैं सबको हृदय से बधाइयाँ देता हूँ, हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान की कृपा बनी रहे। साथ ही साथ जब पहला जत्था कांवड़ियों का आएगा तो सबको, पुलिस प्रशासन को कहा गया है, एसपी भी खड़े होकर के आरती करके कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। आने वाले समय में, आज चूंकि विधानसभा का सत्र है, मुझे बहुत जल्दी निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है। परंतु आने वाले अन्य सोमवार को मैं स्वयं उपस्थित होकर के सेवा करूंगा। सारे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। देश में यूसीसी समान नागरिक संहिता लागू होनी ही चाहिए। डिप्टी सीएम ने मीडिया से चर्चा के दौरान ये कहा कि देश में यूसीसी की आवश्यकता है। यूसीसी कानून को देश में लागू होना जरूरी है। कहा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, धार्मिक आधार पर कोई कैसे अल्पसंख्यक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जब धर्मनिरपेक्ष है तो अल्पसंख्यक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता। देश में यूसीसी लागू होना चाहिए, बिल्कुल स्पष्टता मेरा ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल लागू होना चाहिए। आवश्यकता है। अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, अगर हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है तो धार्मिक आधार पर कोई अल्पसंख्यक कैसे हो सकता है? अगर धर्मनिरपेक्ष है तो अल्पसंख्यक कैसे? तो अल्पसंख्यक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है भाई। खबर रायगढ़ से है, जहां नगर वासियों की सुविधा के लिए नया गार्डन बनेगा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसके लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की है। अधिकारियों को स्थल का चिन्हीकरण कर जल्द प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। तो शहर में नया गार्डन बनने के लिए वित्त मंत्री ने बजट जारी किया है। 10 करोड़ के बजट में नए गार्डन को तैयार किया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक विजय कुमार अग्रवाल ने जिले के 347 कोटेवारों की आज बैठक ली, जिसमें गांव में हो रही अवैध शराब बिक्री, धोखाधड़ी, पशु तस्करी, ग्राम्य सामाजिक तनाव, इंटरनेट, सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार और अफवाह के कारण कानून की स्थिति और सामाजिक तत्वों के द्वारा शासन विरोधी भावनाओं के खिलाफ गतिविधियां, अपराधी गांव में छुप जाते हैं। ध्यान में रखते हुए आज कोटेदारों को आपके माध्यम से अनजान व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट लेने के लिए प्रशिक्षण दिया गया। बलौदाबाजार में कोटेवारों को प्रशिक्षण दिया गया है, जिससे अनजान लोगों के फिंगरप्रिंट लेकर सरकार की मदद कर सकेंगे। प्रशासन की मदद के द्वारा प्रशासन को कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में सहायता मिलेगी। खबर महासमुंद से है। बाग बाहरा ब्लॉक के ग्राम राटापाली के स्कूली में बच्चों ने ग्रामीणों ने नर्रा पहुंचकर सड़क पर धान के पौधे रोपकर खराब और कीचड़ से भरे सड़क का विरोध प्रदर्शन किया। सड़क के डामरीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है, तो वहीं ग्रामीण प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं हो पाई है। राटापाली से नर्रा जाने वाला रास्ता बेहद जर्जर, कीचड़ और गड्ढों से लबालब भरा हुआ है। आमजन को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना यहां करना पड़ता है। तो महासमुंद में ग्रामीणों ने खराब सड़क के चलते प्रदर्शन किया।
सड़क की जर्जर हालात को देखते हुए धान के पौधे रोपकर प्रदर्शन किया गया और ये दर्शाया गया कि सड़क की खस्ता हालत के चलते आने जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ये बात है कि कई साल हो गए रोड है इतना जर्जर है, गड्ढा पड़े है, पानी तो यहाँ से लगभग 200 बच्चा मन हाँ हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, कॉलेज वगैरह पढ़े बा पोमा खान बाग भरा जाते हैं साइकिल से और मतलब जाते हैं तो अतका तकलीफ होते है। तो कई घन लड़की बन के कपड़ा है तो समझ में नहीं आए, पूरा चिखला पानी में छटक जाते। और पूर्व जो शासन रही से सांसद रही ऐसे कई बार स्वीकृत हुई और गड्ढा वड्ढा पाटे के भी काम करी शुरू हो रही से, लेकिन अभी तक ये रोड बने नहीं है। एक नाम से अब प्रशासन ला जानकारी देवा ये सब स्कूल के बच्चा मन हाँ, गांव के बच्चा मन हाँ और यहाँ के गांव के नागरिक मन हाँ यहाँ आके थरहा जगह के हमन हाँ शासन प्रशासन ला अवगत कराना चाहत हैं कि ये रोड कैसे जर्जर है और कतका तकलीफ होते यहाँ के बच्चा वाला पढ़े आए बा। हम लोग राटापाली से नर्रा स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और यहाँ से जाते जाते यहाँ का रोड बहुत ही खराब है। यहाँ से कीचड़ में कपड़े गंदे और हम लोग कभी कभी तो बहुत गिर जाते हैं। इनका समाधान अब सरकार करेगी, अगर सरकार ना करे तो हम हड़ताल में बैठ जाएंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ महासमुंद से संवाददाता मनीष सरवैया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी मनीष, जिस तरह से तस्वीरें हम देख पा रहे हैं महासमुंद में बच्चों के द्वारा ये प्रदर्शन किया गया है, सड़कों पर धान रोपकर ये प्रदर्शन किया है, क्या कुछ मांगे हैं और क्या इस पर अभी तक कोई सुनवाई हुई है? जी प्रियंका जी, आपको बताना चाहूंगा बागबारा ब्लॉक के ग्राम राटापाली के स्कूली बच्चों ने ग्रामीण और स्कूली बच्चे मिल के खराब रोड को देखते हुए वहां धान के पौधे लगाए गए हैं। पिछले 3 बार के रहे सांसद विधायकों को भी उन्होंने ज्ञापन दिया, शासन प्रशासन को भी कई बार उन्होंने ज्ञापन देके इन समस्याओं से अवगत कराई, पर किसी भी जनप्रतिनिधि ने आज तक इस रोड को लेके किसी भी प्रकार का काम नहीं किया है, जिससे ग्रामीणों में, आने जाने वाले राहगीरों में, स्कूलों बच्चों में भी काफी आक्रोश देखने को मिलता है। आए दिन वहाँ दुर्घटना होती है, बच्चे स्कूल पे गिरते हैं, उनके कपड़े खराब होते हैं। सभी प्रकार की समस्या इन दोनों गाँव में आने जाने वाले लोगों के लिए बनी हुई है। मैम जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ये स्कूली बच्चे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, बच्चों का ये भी कहना है कि अगर उनकी समस्या को सुना नहीं जाता है, उस पर तत्काल प्रभाव से कार्य नहीं किया जाता है तो वो धरना प्रदर्शन करेंगे। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? अभी वर्तमान में उन्होंने एक प्रशासन को एक चेतावनी दी है, धान के पौधे लगाकर अगर इस तरह की प्रशासन और ध्यान आकर्षण नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इन कीचड़ों को, इन पानी में बड़े बड़े गड्ढे बने हुए को देखते हुए वो आंदोलन में बैठेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, तो आंदोलन पर बैठेंगे। कितने बच्चे संख्या में थे यहाँ पर और परेशानियों को अगर बात की जाए तो कितने लंबे समय से ही सड़क जर्जर पड़ी हुई है? काफी समय हो गए मैडम, ये 10 से 15 साल हो गए हैं और हमेशा स्कूल बच्चों वालों के समय में बरसात में इस तरह की समस्याएं यहाँ बनी हुई रहती है। लगभग अधिकांश बच्चे यहाँ आते जाते रहते हैं और लगभग आज वर्तमान स्थिति पे लगभग 50 से 60 बच्चे ये धान के पौधे लगाते आपको दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से बच्चों के द्वारा अभी प्रदर्शन किया जा रहा है, ऐसे में आपका ये भी कहना है कि ज्ञापन भी पहले सौंपा गया है वहां के जिम्मेदार लोगों को। मासूम बच्चे सड़क के लिए गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन तमाम जो ज्ञापन सौंपे गए हैं उस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है? बच्चों का, ग्रामीणों का यह कहना है प्रियंका मैम कि इन्होंने कई बार यहाँ के रहे सांसद, विधायक, प्रशासन को ज्ञापन दिए हैं, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन के कान में जू नहीं लगी है और इस तरफ किसी ने भी इन समस्याओं को लेके सीरियसली होके ध्यान नहीं दिया है। तो बच्चों की गुहार लगाने के बावजूद भी सबके सब जिम्मेदार आंख मूंद कर बैठे हैं। जी मैम। जी बिल्कुल मनीष जी, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर को लेकर। राजधानी में कारोबारी कार्यालय पर गोली चलाकर प्रदेश के सियासी पारे को चढ़ाने वाले मामले में अब आखिरकार पुलिस आरोपियों तक पहुंचने में कामयाब हो चुकी है। मामले में हरियाणा से मुख्य हैंडलर के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। घटना को अंजाम देने में झारखंड के अमन साहू गैंग के भीतर काम करने वाले अमनदीप वाल्मीकि गिरोह का हाथ बताया जा रहा है।
11 बजे के आसपास तेलीबांधा क्षेत्र में एक फायरिंग की घटना हुई थी। फायरिंग जो है वो PRA कंपनी के ऑफिस के सामने हुई थी। इसमें ये बात आई थी कि गिरोह का इसमें हाथ है। पुलिस की टीम लगातार सक्रिय हुई। जिस मोटरसाइकिल का उपयोग किया गया था उसको उसी दिन बरामद कर लिया गया था श्यामनगर क्षेत्र से, और जो 2 आरोपी यहाँ से फरार हुए थे उसके लिए हमारी टीम विभिन्न जगहों पर रवाना हुई थी, जिसमें झारखंड और हरियाणा। आज 3 आरोपियों को झारखंड से और 3 को हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 3 आरोपी जो झारखंड के हैं उसमें संदीप है, 2 शाहिद हैं। एक अलग अलग जिले के हैं, गुमला जिले का है, लोहरदंगा जिले का है, तीसरा रांची जिले का है। जिसमें से 2 लोग हैं वो मोटरसाइकिल प्रोवाइड कराने वाले हैं, और एक व्यक्ति है वो पैसा इनके अकाउंट में डालने वाला है। 3 जो हरियाणा के रहने वाले हैं उसमें से सिम प्रोवाइड करा के ये घटना को किस प्रकार से अंजाम देना है। और इसके बाद बारिश को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। गरियाबंद जिले में हुई भारी बारिश, नदी नाले उफान पर, जनजीवन हो रहा प्रभावित। जाखरपारा क्षेत्र के 36 गांव का ब्लॉक मुख्यालय से टूटा संपर्क। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे हैं ग्रामीण। जान जोखिम में डालकर नाला पार कर रहे ग्रामीण। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से जान हथेली पर रखकर ये नाला पार करने को मजबूर है ग्रामीण। जिले में भारी बारिश के चलते ये नाला उफान पर है, उसके बावजूद भी जान जोखिम में डालकर ग्रामीणों को नाला पार करना पड़ रहा है। प्रशासन की अगर बात करें तो प्रशासन की तरफ से इस बाबत कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जाखरपारा क्षेत्र के 36 गांव का ब्लॉक मुख्यालय से टूटा संपर्क। मजबूरन लोगों को नाला पार कर एक किनारे से दूसरे किनारे जाना पड़ रहा है। प्रशासन की तरफ से व्यवस्थाओं की बात करें तो प्रशासन की व्यवस्था यहां पर नदारद नजर आ रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ गरियाबंद से संवाददाता लतीफ मोहम्मद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी लतीफ, जिस तरह से यहाँ पर नाला हम देख पा रहे हैं, लोग मजबूर हैं और संपर्क टूट जाने के बाद नाला पार कर एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था क्या की गई है? ग्रामीणों का क्या कुछ कहना है? किस तरह की शिकायत बनी हुई है? देखिए प्रियंका जी, ये जो नाला है बेलाट नाला, वो 36 गांव को ब्लॉक मुख्यालय से जोड़ने वाली नाला है, और विगत लंबे समय से इसकी मांग जो है 36 गांव के लोगों द्वारा उठाई जा रही है। लगातार छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भी इसके लिए क्वेश्चन हुए, लेकिन कई सरकार आई और सरकार बदली, लेकिन इसकी तस्वीर नहीं बदल पाई। जी बिल्कुल, तो कई सरकारें आई लेकिन ग्रामीणों को अभी भी जूझना पड़ रहा है। क्या ये तस्वीरें आने के बाद किसी जिम्मेदार की नजर इस परेशानी समस्या पर पड़ी है, या अब भी सब आंख मूंद कर बैठे हैं? जी, ये अभी की समस्या नहीं है। हर साल इस जो समस्या से ग्रामीणों को जूझना पड़ता है। यहाँ तक जो 36 गांव है जो ब्लॉक मुख्यालय से उसका संपर्क टूट जाता है। स्कूल में जो है, यानी कि पूरी तरह से समस्या को नजरअंदाज कर ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। छोड़ दिया गया है। जी, इस पूरे मामले में कितने लंबे समय से ग्रामीण परेशान चल रहे हैं? और तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, एक किनारे दूसरे किनारे जाने के लिए तमाम सामान के साथ ग्रामीण लगातार जान जोखिम में डाल रहे हैं। क्या अभी तक किसी तरह की कोई दुर्घटना या कोई समस्या भी सामने आई है ग्रामीण जब नाला पार करते हैं तो? जी, लगातार इस नाले जो ये है 36 गांव को जोड़ने वाली बेलाट नाला है, इसमें लगातार हर साल इस तरह का जो समस्या आते रहती है और ग्रामीण जान जोखिम में डालकर पार करते हैं। कभी कभार पानी ज्यादा होने से ग्रामीणों को बहाकर भी 1-2 ग्रामीणों को ले जा चुका है। इसके बाद भी जो जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अमला है इस पर संज्ञान नहीं ले रहे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ग्रामीणों को हम देख पा रहे हैं, आवाजाही कितनी तेज है, किस तरह से आप जोड़ रहे हैं कि 36 गांव को ये नाला जोड़ता है। जाहिर सी बात है, लोगों को आने जाने की जरूरत पड़ती है, आवागमन की जरूरत पड़ती है। ऐसे में दिन में ये जो चहलकदमी हम देख पा रहे हैं, कितनी भारी संख्या में रहते हैं और लगभग कितने लोग रोज ये नाला इसी तरह पार करते हैं? देखिए, नाला जो उस पार है, लगभग 20,000 की जनसंख्या है उस पार। 20,000 लोग जो ब्लॉक मुख्यालय में आना जाना उनका प्रतिदिन का रहते हैं। अब जब जो नाले में बाढ़ आता है, पानी ज्यादा होता है, तो उस समय 36 गांव जो मुख्यालय से जब संपर्क टूटता है तो इनको न स्वास्थ्य सुविधा मिल पाता है, न और भी जो अन्य सुविधाएं हैं
चाहे वो राशन की बात करें या कोई भी जरूरी दैनिक उपयोग का सामान हो, वो मिलना मुश्किल हो जाता है। जी बिल्कुल लतीफ, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतनी ही खबरों के लिए बनी रही इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।